सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि सांजार के हुक्म पर अब हसूसी सिपाही रुस्तम की तलाश में साबित के पास रवाना होते हैं और इस किस्त की शुरुआत बाशोलो खातून से होती है, जो कि सांजार का इंतजार करते हुए सल्जूक महल के बाहर मौजूद होती हैं। और सांजार इस दौरान आइदोगदो और अयाज के हमरा सल्जूक महल से बाहर आता है, लेकिन आगे अपनी माँ को देखकर सांजार फौरन इनके पास आता है और बाशोलो खातून रोती हुई अपने बेटे को गले लगा लेती हैं। ये देखकर अयाज और आइदोगदो सिपाही मुस्कुराते हैं, जबकि बाशोलो खातून कहती हैं, मेरे घर की आग, मेरे दिल का सतून, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने तुम्हें फिर से गले लगाया है। सांजार कहता है, माँ, मैं जानता हूँ कि आपका इस किले में दाखिल होना बहुत खतरनाक है, लेकिन जब मैंने आपको यहाँ पर देखा तो मेरा दिल खुशी से भर गया था, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं रही। बाशोलो खातून फिर कहती हैं, तुम्हारे लिए वो 4 दीवारी जिंदान थी बेटा, और यहाँ पूरी दुनिया मेरे लिए जिंदान बन गई थी। मैं अपने खेमे में बैठकर तुम्हारी वापसी का इंतजार कैसे कर सकती थी? अगर मुझे पता होता कि मेरा खून बहेगा और मेरी जान चली जाएगी तो भी मैं यहाँ जरूर आती। मुझे अब किसी चीज की परवाह नहीं है। अगर निजामुल मुल्क यहाँ ना आते तो मैं इस राज को फाश करने ही वाली थी। सांजार ये सुनकर अपने सिपाहियों की तरफ मुड़ता है और एक नजर देखता है, जबकि बाशोलो खातून कहती हैं, मेरा तापार मेरे से पहले बैठता है और ना ही वो मुझे अपनी माँ कह सकता है और ना ही मैं इसे अपना बेटा कह सकती हूँ। मैं इन्हें कैसे तुम्हें फांसी देने के लिए फंदे पर चढ़ा सकती थी? बाशोलो खातून के आंसू बहते जाते हैं, जबकि सांजार अपनी वालदा के आंसू साफ करता है और बाशोलो खातून कहती हैं, मैं कैसे एक बाप को अपने बेटे का कत्ल करने दे सकती थी बेटा? सांजार कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि इंसाफ मिल गया है अम्मी जान, हमें कोई राज फाश करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये राज आपके दिल पर कितना बोझ बना हुआ है और इन सब चीजों की फिक्र आप ना किया करें। अब आप हमारे खेमे वापस चली जाएं और जब तक मैं फर्ज से वापस नहीं आता आप मेरे लिए खाना तैयार करें। जब से मैं आपसे अलग हुआ हूँ तब से मैं भूखा हूँ। बाशोलो खातून हैरानगी से कहती हैं, क्या उन्होंने तुम्हें जिंदान में कुछ नहीं दिया? सांजार कहता है, उन्होंने दिया था, लेकिन आप जानती हैं कि अगर मैं आपके हाथ का खाना ना खाऊं तो मेरा पेट नहीं भरता। बाशोलो खातून मुस्कुराती हैं और अपने बेटे को गले लगा लेती हैं, जबकि सांजार मुस्कुराता हुआ अपनी माँ को तसल्ली देता है और कहता है, अब आप जाएं शाबाश। बाशोलो खातून खुशी खुशी वापस कबीले की तरफ रवाना हो जाती हैं, जबकि सांजार अपने बहादुर सिपाहियों के हमरा साबित फिदाई से मालूमात उगलवाने चला जाता है। फिर दोस्तों अस्तबल में अरसलान ताश दिखाया जाता है, जो कि घोड़ों के पास खड़ा होता है, लेकिन इसी दौरान एक बच्चा भागता हुआ अरसलान ताश के पास आता है और एक पर्ची अरसलान ताश के पाँव में गिराकर भाग जाता है। अरसलान ताश फौरन इस बच्चे को आवाज लगाता है और कहता है, तुम्हारी पर्ची गिर गई है, लेकिन जवाबन कोई रद्दे अमल न आने पर अरसलान ताश खुद ही जमीन से ये पर्ची उठाता है और दोस्तों इस कागज के ऊपर अरसलान ताश का नाम लिखा होता है। अरसलान ताश ये देखकर बड़ा ही परेशान होता है और पर्ची को खोलता है। दोस्तों इसके अंदर मजीद लिखा होता है, अगर अपनी माँ और भाई को तलाश करना चाहते हो तो हमारी बताई हुई जगह पर आ जाओ। अरसलान ताश ये पढ़कर दंग रह जाता है, लेकिन इस पर्ची में मजीद लिखा होता है कि अगर तुमने किसी को भी बताया तो वो मर जाएंगे। अरसलान ताश हैरानगी से पर्ची वापस फोल्ड करता है और साथ में अपनी माँ और भाई को पुकारता जाता है। अरसलान ताश सख्ते में चला जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? इतने में बोसकोश मुस्कुराता हुआ बालाबन के हमरा अरसलान ताश के पास आता है और कहता है, कुएं का पानी ठंडा है, ये लो, ये तुम्हें भी ठंडक पहुँच जाएगा अरसलान ताश। लेकिन अरसलान ताश बोसकोश और बालाबन के सामने बड़ा ही परेशान खड़ा होता है,
जैसे कि कोई सख्ते में चला गया हो। अरसलान ताश की सांसें फूली होती हैं, जबकि बोसकोश ये देखकर परेशान हो जाता है और कहता है, अरसलान ताश क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो? अरसलान ताश फिर कहता है, बोसकोश मुझे एक खास मामले पर जाना होगा, मुझे इसे फौरन से हल करना होगा। तुम सांजार को बता देना कि मैं तुम लोगों को ढूंढ लूंगा। बोसकोश हैरानगी से कहता है, रुको अरसलान ताश, बताओ हमें कि क्या बात है, तुम कहाँ जा रहे हो? जबकि अरसलान ताश बोसकोश की किसी बात का जवाब दिए बगैर फौरन अपने घोड़े की लगाम पकड़ता है और इस पर फौरन सवार हो जाता है। बोसकोश दोबारा कहता है, अरसलान ताश बताओ हमें तुम कहाँ जा रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ आते हैं। लेकिन अरसलान ताश कोई जवाब दिए बगैर फौरन यहाँ से रवाना हो जाता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब सांजार और इसके बहादुर दिखाए जाते हैं जो कि हाजी की खुफिया पनाहगाह में मौजूद होते हैं। और दोस्तों इस दौरान साबित फिदाई ऊपर रस्सियों के साथ लटका होता है। सांजार इस दौरान चिल्लाने वाले साबित से कहता है, या पत्थरों का वजन तुम्हारी बाजुओं और टांगे अलग कर देंगे और तुम आहिस्ता आहिस्ता अजियत वाली मौत मरोगे। जब तक तुम मेरे सवालात के जवाबात नहीं देते तुम्हारा यही हाल होगा। बताओ तुम्हारा नया दाइये आला कौन है? इस दौरान साबित के पैरों से वजनी पत्थर बंधा होता है, जबकि साबित फिर कहता है, क्या तुम हमारे दरमियान जासूस नहीं थे? क्या तुम नहीं जानते कि दाइये आला को हर कोई नहीं देख सकता? मैं किस तरह जान सकता हूँ कि वो कौन है? सांजार कहता है, तुम नहीं जानते होगे, लेकिन रुस्तम यकीनन जानता होगा और मैं जानता हूँ कि इसका मुंह कैसे खुलवाना है। अब हमें बताओ कि रुस्तम कहाँ है? साबित कहता है, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। सांजार फिर अपने सिपाहियों से कहता है, साबित काफी ताकतवर लग रहा है, मुझे यकीन है कि ये एक और पत्थर भी बर्दाश्त करेगा। फिर दोस्तों हसूसी सिपाही अयाज और आइदोगदो एक और वजनी पत्थर साबित की दूसरी टांग के साथ बांध देते हैं। फिर सांजार कहता है, रुस्तम कहीं नहीं जा रहा और मेरे पास भी बहुत वक्त है और तुम्हारे आहिस्ता आहिस्ता मरने में भी अभी काफी सारा वक्त है। ये कहकर सांजार अपने सिपाहियों को लेता है और यहाँ से रवाना हो जाता है। लेकिन साबित मजीद दर्द बर्दाश्त नहीं करता और फौरन बड़बड़ाता हुआ कहता है, किजल ओरमान, हाँ वो किजल ओरमान में ही है। दोस्तों सांजार फौरन मुड़ता है और कहता है, किजल ओरमान में कहाँ? साबित फौरन तोते की तरह बोलता है, चट्टानों के पास। सांजार कहता है, इस कुत्ते की रस्सियां खोल दो, अब इसके मालिक को पकड़ने का वक्त आ गया है जिसके हाथ में इसकी रस्सी है, चलो बहादुरो। फिर दोस्तों सांजार यहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि अयाज और आइदोगदो साबित के पैरों से वजन उतार देते हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब इस्फहान दिखाया जाता है, जहाँ महल में एल्चिन खातून सहन में मौजूद होती हैं और मट्टी में फूल लगा रही होती हैं। इतने में सुल्तान मलिक शाह भी यही सहन में पहुँच जाते हैं और आगे एल्चिन खातून को बैठा देखकर सुल्तान फौरन इनके पास आते हैं और कहते हैं, एल्चिन खातून आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? एल्चिन खातून कहती हैं, मेरे सुल्तान ये गुलाब का पौधा है, ये अपनी जड़ों से उखड़ गया है और ये सर्दियों का सबसे सर्द वक्त है। मैं सोच रही थी कि ये दोबारा लगाने से दोबारा उभरेगा। फिर सुल्तान मलिक शाह एल्चिन खातून के हाथों से गुलाब का पौधा लेते हैं और खुद नीचे बैठकर इस पौधे को मट्टी में दबाते हैं और कहते हैं, अगर इस पौधे को मट्टी भाग गई तो इसे सर्द मौसम भी नहीं रोक सकेगा और ये जरूर बिखरेगा और फूलेगा भी और ये बहुत खुशबूदार होगा। एल्चिन खातून ये देखकर मुस्कुराने लगती हैं, जबकि सुल्तान कहते हैं, लेकिन अगर इसको मट्टी ना भाई तो मौसम बहार भी इसे उगने में मदद नहीं कर सकता, इसीलिए इसे या तो अभी बोना चाहिए या कभी नहीं। सुल्तान पौधा मुकम्मल तौर पर मट्टी में दबाते हैं, लेकिन इस दौरान तैरकन खातून भी महल की छत पर पहुंच जाती हैं और फिरदौस के हमरा आगे सुल्तान मलिक शाह को एल्चिन खातून के हमरा देखकर तैरकन खातून शदीद गुस्से का इजहार करती हैं, जबकि इधर एल्चिन खातून कहती हैं, ये पौधा मजबूत लग रहा है, मेरे ख्याल से ये जल्द ही खिलना शुरू कर देगा। सुल्तान मलिक शाह अपना सर हिलाते हैं, जबकि एल्चिन खातून कहती हैं, आपने इसे खुद
खुद बोया है तो फिर आपको ही इसे पानी देना चाहिए ताकि ये बड़ा हो। सुल्तान फिर एल्चिन खातून से पानी का बर्तन लेते हैं और पौधे पर डालते हैं, लेकिन ऊपर खड़ी तैरकन खातून ये देखकर बड़ी ही परेशान होती हैं। जबकि इधर सुल्तान कहते हैं, हम हमेशा जिंदगी के पौधों को पानी देना चाहते हैं, हम गुलाब का रंग मांद पड़ने नहीं दे सकते और ना ही बुलबुल को गुलाब से दूर करते हैं। ये कहकर सुल्तान मलिक शाह यहाँ से रवाना हो जाते हैं। जबकि एल्चिन खातून मुस्कुराने लगती हैं, लेकिन तैरकन खातून बड़े ही गुस्से के साथ एल्चिन खातून की तरफ रवाना हो जाती हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब सांजार के हुसूसी सिपाही दिखाए जाते हैं जो कि अस्तबल में मौजूद होते हैं और इस दौरान सांजार अपने बहादुरों के हमरा यहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन बोस्कोश और बालाबान बड़े ही परेशान होते हैं। सांजार आते साथ सिपाहियों से कहता है, रुस्तम कीजल और मान की चट्टानों में है, हमें इसके पीछे जाना चाहिए। लेकिन वो अरसलान ताश कहाँ है? बोस्कोश कहता है, इसने कहा है कि इसने कोई जरूरी मामला देखना है। सांजार कहता है, अगर कोई जरूरी काम ना होता तो वो कभी ना जाता, लेकिन अब हमें रुस्तम के पीछे जाना होगा। सारे सिपाही फिर फौरन अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और यहाँ से रवाना हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी जानब अरसलान ताश एक खुफिया गार में पहुँचता है, जहाँ आकर अरसलान ताश बड़ी ही हैरानगी के साथ आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन इसे कोई भी शख्स नजर नहीं आता। लेकिन फिर दोस्तों थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद अरसलान ताश के पीछे से बहराम दाई नमूदार होता है और वो अरसलान ताश का नाम लेता है। इस पर अरसलान ताश बड़े ही गुस्से के साथ पीछे मुड़ता है और कहता है, तो तुमने मेरी माँ और मेरे भाई का इस्तेमाल करते हुए मेरे लिए घात लगाई है, अब मैं तुम्हारा सर तुम्हारे जिस्म से अलग कर दूंगा। अरसलान ताश फौरन अपने हथियार कुल्हाड़े बाहर निकालता है, जबकि बहराम फौरन एक रस्सी की मदद से अरसलान ताश को जाल के अंदर बंद कर देता है। बहराम कहता है, ये एक घात नहीं है, मैं तो तुम्हें एक तोहफा देने आया हूँ। अरसलान ताश कहता है, तुम मुझे अपने सर के अलावा और कोई तोहफा दे सकते हो क्या? बहराम कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं ये सलाखें अभी खोल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तुम अपनी माँ और भाई को फिर कभी भी ढूंढ नहीं सकोगे जो तुमने कई साल पहले खो दिए थे। अरसलान ताश कहता है, बातनी कुत्तों ने ही इनको मेरे से छीना था, मैं तुम सबको एक एक करके मार डालूंगा और इन्हें ढूंढ लूंगा। बहराम कहता है, जब तक मैं ना चाहूं तुम कुछ भी नहीं जान सकते। अरसलान ताश बड़ा ही बेचैन हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मेरी माँ और मेरा भाई तुम्हारे पास हैं? बहराम अपना सर हिलाता है और कहता है, क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मैं तुम्हें एक तोहफा देने आया हूँ? क्या अब तुम्हें समझ आ गई है? अरसलान ताश कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, वो तुम्हारे पास नहीं है, तुम एक चाल चल रहे हो। दोस्तों बहराम फिर कहता है, तुम्हें सबूत चाहिए क्या? फिर दोस्तों बहराम एक हार निकालता है, वही नीला हार जो अरसलान ताश की बाजू में भी मौजूद होता है। बहराम कहता है, क्या अब भी तुम मेरा यकीन नहीं करोगे? दोस्तों अपने हाथ में डाला हुआ नीले पत्थर की तरह का हार देखकर अरसलान ताश का रवैया नरम पड़ जाता है और वो अपने भाई को पुकारता हुआ कहता है, ये मेरे भाई का है, मेरी अम्मी जान ने ये अपने हाथों से हमारे लिए बनाया था। अरसलान ताश अपना हाथ आगे करता है और कहता है, ये मुझे दे दो, ये मेरे भाई का है, इसे मुझे दे दो बहराम। दोस्तों बहराम मुस्कुराता है और कहता है, दे दूंगा, मैं ये तुम्हें तुम्हारे भाई के साथ दूंगा। अरसलान ताश फिर कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन्हें ढूंढते हुए गुजार दी है, मुझे बताओ कि वो कहाँ हैं? फिर तुम्हें जो चाहे हम बाद में इस बारे में बात कर लेंगे, मुझे बताओ। बहराम कहता है, तुम्हारा भाई अब मौत के दहाने पर है, क्या तुम इसे बचा सकते हो? अरसलान ताश इंतकाम की आग और अपने भाई से मिलने की हसरत अपने दिल में लिए कहता है, मैं अपने भाई के लिए पूरी दुनिया को भी जला सकता हूँ, बताओ मुझे मेरा भाई कहाँ
कहाँ है जिसने भी इसे मारने की धमकी दी है? मैं इसे खुद अपने हाथों से मारूंगा, बताओ मुझे। बहराम फिर कहता है, जो तुम्हारे भाई को मारने जा रहा है वो सांजार है। दोस्तों, सांजार का नाम सुनकर अरसलान ताश मजीद परेशान हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा भाई कौन है? बहराम कहता है, सांजार, जिसके पीछे लगा है रुस्तम, वही तुम्हारा भाई है। अरसलान ताश फिर कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। रुस्तम मेरा भाई हरगिज नहीं हो सकता। मैंने इसे इतने दिन देखा, अगर वो मेरा भाई होता तो मुझे मालूम हो जाता। तुम मुझे ये सब इसलिए करने पर मजबूर कर रहे हो कि मैं उसे सांजार से बचा लूं। बहराम कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, फिर तुम्हें मेरा यकीन हो जाएगा। बहराम कहता है, जिस रात सावा के मौजिन इब्राहिम को मारा गया था, इस दिन तुम घर पर नहीं थे, लेकिन वो तुम्हारी अम्मी और भाई को एक गाड़ी में अगवा करके ले गए थे, ठीक है ना? और वो अगवा किया गया बच्चा रुस्तम है, तुम्हारा भाई है वो। अरसलान ताश फिर कहता है, रुस्तम? क्या रुस्तम ही मेरा भाई है? फिर दोस्तों, बहराम रुस्तम का नीले पत्थर वाला हार नीचे गिरा देता है और कहता है, जब सांजार को तुम्हारा भाई रुस्तम मिल जाएगा तो वो पहले इसे अजियत देकर पूछगिछ करेगा और फिर इसे मार डालेगा, लेकिन तुम्हें रुस्तम को सांजार से पहले ढूंढना होगा, नहीं तो जिस भाई को तुम सालों से तलाश कर रहे हो वो मारा जाएगा और तुम अपनी माँ को फिर कभी नहीं देख सकोगे। अरसलान ताश ये सुनकर चौंक जाता है, जबकि बहराम कहता है, सिर्फ साबित ही है, जिसको निजामुल मुल्क ने पकड़ा था वही जानता है कि रुस्तम कहाँ है। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम सांजार के साथ होगे या फिर अपने सगे भाई रुस्तम के साथ? दोस्तों, बहराम ये कहकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन अरसलान ताश के सीने में आग लग जाती है और वो हाँ या ना की कश्मकश में मुब्तला होता है। जबकि फिर दोस्तों, दूसरी जानब सांजार और इसके हुसूसी सिपाही दिखाए जाते हैं, जो कि कारा और मान चट्टानों की तरफ जा रहे होते हैं और अपने घोड़ों को हवा की तरह दौड़ाते जाते हैं ताकि वो बर वक्त रुस्तम को पकड़ सके। जबकि फिर दोस्तों, दूसरी जानब इस्फहान में हसन सब्बाह दिखाया जाता है, जिसके पास बहराम दाई एक फकीर के रूप में आता है, लेकिन अचानक बहराम अपने कदम मोड़कर दूसरी जानब को चल देता है। लेकिन दोस्तों, बहराम का रास्ता बदलने की वजह वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क होते हैं, जो कि इसी वक्त हसन सब्बाह के पास आते हैं और हसन सब्बाह वजीर आजम को अपने सामने देखकर चौंक जाता है। जबकि हाजी कहते हैं, क्या हो रहा है सब्बाह? वजीर आजम फिर हसन सब्बाह के साथ ही एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम अपने दिमाग में ख्यालात को शतरंज की बसात पर तरतीब दे रहे हो? बैठ जाओ। हसन सब्बाह फिर बैठ जाता है और कहता है, हाजी हजरत, आप जानते हैं कि आजकल हमारी रियासत में बहुत से खेल खेले जा रहे हैं और मैं ये सोच रहा था कि हम अपने दुश्मन को कैसे शतरंज में मात दे सकते हैं। हाजी कहते हैं, उन्होंने कल मुकदमे में मेरा हाथी लेने की जुर्रत की थी, लेकिन अब मैं इनका किला लेकर इसे जमीन बोस कर दूंगा। हसन सब्बाह मुस्कुराता है और कहता है, हाजी हजरत, वो किला मुझे मेरे सुल्तान मुअज्जम ने तोहफा दिया था, आप गलती से कहीं मुझसे गलत किला मत ले लेना। हाजी कहते हैं, ये किला तुम अपने पास रखो, वैसे भी वजीर मेरे हाथ में है और वजीर के पास दोनों किलों को लेने की ताकत होती है। हसन कहता है, लेकिन अगर किला और बादशाह एक साथ काम करें तो वो वजीर से जीत सकते हैं। हाजी कहते हैं, ऐसा लगता है कि ये खेल काफी देर तक चलता रहेगा, लेकिन तुम अपने किले की हिफाजत करो और जब तुम्हें तवक्का भी नहीं होगी तब वजीर आएगा और वो किला हासिल कर लेगा। दोस्तों, ये सुनकर हसन सब्बाह मुस्कुराने लगता है और कहता है, हाजी हजरत, आपको अपने एतराफ में घोड़ों और हाथियों की हिफाजत करनी चाहिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ये गिरेंगे और फिर वजीर। हाजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बहुत खूब सब्बाह, अब मैं चलता हूँ, सलामत रहो। ये कहकर हाजी निजामुल मुल्क यहाँ से रवाना हो जाते हैं। जबकि पीछे से हसन सब्बाह अपने आप से कहता है, तुमने मुकदमे के दौरान अपने हाथियों को और घोड़ों को बचा लिया है, लेकिन तुम्हें अब अरसलान ताश वाला मंसूबा मात देगा वजीर। हसन गरूर के साथ मुस्कुराता है। जबकि फिर दोस्तों, दूसरी जानब सल्जूक महल में एल्चिन खातून दिखाई जाती हैं, जो कि मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ जा रही होती हैं, लेकिन जब वो
अपने कमरे का दरवाजा खोलती हैं तो आगे तैरकन खातून इनकी नशिस्त पर बराजुमान होती हैं। एल्चिन खातून ये देखकर गुस्से से कहती हैं, ये तुम क्या कर रही हो तैरकन खातून, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे कमरे में दाखिल हुई हो। लेकिन दोस्तों तैरकन खातून गुस्से में चिल्लाती हैं, बस बहुत हो गया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें पहले भी खबरदार किया था, मैंने तुम्हें कहा था कि हमारे सुल्तान के आसपास मत घूमना। इस दौरान दोस्तों शोर सुनकर गैवहर खातून भी यहीं पर पहुंच जाती हैं, जबकि तैरकन खातून मजीद कहती हैं, लेकिन फिर भी तुम बेशर्मी से इनके आसपास घूम रही हो, बेशरम औरत, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है। एल्चिन खातून कहती हैं, जबान संभाल कर बात करो, मैं इनके आसपास नहीं घूम रही थी, मैं तो गुलाब लगा रही थी और हमारे सुल्तान खुद मेरे पास आए थे। तैरकन खातून कहती हैं, हमारे सुल्तान इसलिए तुम्हारे पास आए थे क्योंकि उन्होंने तुम्हारे कांटे नहीं देखे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि इन कांटों को कैसे काटना है। एल्चिन खातून फिर गुस्से में तैरकन खातून से कहती हैं, असल कांटा तो तुम्हारे दिल में है, इसीलिए हमारे सुल्तान को जिंदगी का गुलाब मेरे अंदर मिला। दोस्तों ये सुनकर तैरकन खातून एक जोरदार थप्पड़ एल्चिन खातून को दे मारती हैं और इसे देखकर गैवहर खातून बड़ी ही परेशान होती हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब रुस्तम फिदाई जंगलों में दिखाया जाता है, जो कि बड़ा परेशान होता है। इसके पास अभी तक बहराम की तरफ से कोई खबर नहीं आती और ना ही साबित फिदाई की तरफ से। इतने में दोस्तों एक फिदाई अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ रुस्तम के पास आता है। रुस्तम फौरन हैरानगी से कहता है, क्या हुआ, क्या साबित की तरफ से कोई खबर आई है, क्या इसने दुकास के बेटे को पकड़ लिया है। फिदाई कहता है, नहीं, कोई खबर नहीं आई है और ना ही हमें इस फहान से कोई खबर मौसूल हुई है। रुस्तम ये सुनकर फौरन अपने हाथ में मौजूद गिलास को जमीन पर मारता है और कहता है, मैं यहाँ पर इस तरह से इंतजार नहीं कर सकता, मुझे पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है। चलो फिदाइयों, हम अब जा रहे हैं, हम इस फहान जाएंगे, अपना सामान समेट लो। रुस्तम आगे बढ़ता है, लेकिन इसी दौरान अचानक एक तीर आता है और बातनी फिदाई को जा लगता है। रुस्तम और बाकी फिदाई फौरन परेशानी के साथ पीछे मुड़कर देखते हैं, जबकि इतने में सांजार सामने से बातनियों को घेर लेता है और कहता है, इस फहान से मैं तुम्हारे लिए खबर लाया हूँ रुस्तम, अब तुम मेरे पंजों में हो। रुस्तम सांजार को देखकर चिल्लाता है और कहता है, हमला करो मेरे बहादुरों। फिर दोस्तों सारे फिदाई खुसूसी बहादुरों पर टूट पड़ते हैं, लेकिन सांजार इंतकाम की आग अपने दिल में लिए आते साथ ही एक ही वार में 3 से 4 फिदाइयों को हलाक कर देता है। जबकि बोस्कोश और आइदोगदो गाजर मूली की तरह दुश्मनों को काटते जाते हैं। बालाबन की तेज तलवार और तीर दुश्मनों पर कहर बनकर टूटते हैं और अयाज सिपाही बड़ी ही बहादुरी के साथ सांजार के शाना बशाना लड़ता जाता है। दोस्तों इस दौरान रुस्तम के दर्जनों सिपाही एक ही झटके में मारे जाते हैं और ये देखकर रुस्तम फिदाई फौरन मैदान छोड़कर यहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन दोस्तों सांजार फौरन बोस्कोश से कहता है, मैं रुस्तम के पीछे जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर संभालो। सांजार फौरन रुस्तम के ताकुब में रवाना हो जाता है, जबकि इधर खसूसी सिपाही बातनियों से लड़ते जाते हैं और अपना दिफा मुमकिन बनाते हैं। बोस्कोश की तलवार के वार से कई दुश्मन हलाक हो जाते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब रुस्तम फिदाई दिखाया जाता है, जो कि भागता जाता है, लेकिन अचानक इसके सामने से सांजार नमूदार होता है। रुस्तम सांजार को देखकर चौंक जाता है और इसके कदम वहीं पर रुक जाते हैं। फिर रुस्तम सांजार से कहता है, हमें तुम्हारा सर तब ही उतार देना चाहिए था जब हमें तुम पर पहली दफा शक हुआ था। लेकिन सांजार कहता है, फिक्र मत करो रुस्तम, जब तक मैं चढ़ाई ना कर दूं तब तक मुझे कोई पहचान नहीं सकता। रुस्तम कहता है, लेकिन इस मर्तबा तुम नाकाम हो जाओगे। सांजार कहता है, जितने बातनी मैंने मारे हैं वो सब के सब यही बात करते थे। रुस्तम फिर सांजार पर अपना पहला वार करता है और दोस्तों अपने पहले हमले में सांजार रुस्तम का जबरदस्त मुकाबला करता है, लेकिन सांजार आखिर में एक मुक्का रुस्तम के मुंह पर मारता है, जिसकी वजह से रुस्तम लड़खड़ाते कदमों के साथ एक मर्तबा पस्त होकर दोबारा हमला करता है। लेकिन दोस्तों सांजार रुस्तम का ये दूसरा हमला रोक कर इस पर एक जबरदस्त वार
کرتا ہے اور آخر میں رستم کو گرا دیتا ہے۔ اب رستم کے ہاتھ سے تلوار بھی گر جاتی ہے، لیکن پھر دوستو رستم کی مزاحمت کرنے کی وجہ سے سانجار فوراً اپنی تلوار اٹھاتا ہے اور رستم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس دوران دور سے ایک تیر آتا ہے جو کہ سانجار کی کمر پر جا لگتا ہے اور دوستو رستم یہ دیکھ کر چونک جاتا ہے، لیکن یہ تیر چلانے والا اور کوئی نہیں بلکہ سانجار کا منہ بولا بھائی ارسلان تاش ہوتا ہے۔ سانجار مڑتا ہے اور ارسلان تاش کو تیر چلاتا ہوا دیکھ کر نیچے زمین پر گر جاتا ہے۔ دوستو اپنے بھائی کے تیر مارنے پر سانجار کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جبکہ رستم بھی یہ سب دیکھ کر بڑا ہی پریشان ہوتا ہے اور سانجار لگاتار ارسلان تاش کو دیکھتا جاتا ہے اور دوستو یہیں اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔